नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे आप सबके लिए बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इसके सारे जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम वो कवर कर देंगे। आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपके फीड में और ज्यादा आए, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको और ऐसी वीडियोस अगर शो करे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए। सबसे पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। टू व्हीलर सेल्स की बात हो रही है। टू डब्ल्यू सेल्स मतलब टू व्हीलर सेल्स सोर मतलब ऊपर जाना इन अक्टूबर। टीवीएस, हीरो लीड द चार्ज। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के टू व्हीलर मार्केट की। अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीनों में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिख रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन टू व्हीलर इससे अफेक्टेड नहीं था। लेकिन टू व्हीलर में एक उतार-चढ़ाव बड़ा नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक में कौन है हमारा लीडर? ओला। और यहाँ पे टीवीएस नंबर 2 पर आता था, जिसको पीछे छोड़कर बजाज आगे निकल गया पिछले क्वार्टर में। बट अब फिर से यहाँ पे कुछ फेर-बदल नज़र आ रहा है। जो मेजर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, अगर आप इनका डेटा देखें तो यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ है। तो अक्टूबर के महीने में फेस्टिवल फर्वर बहुत बढ़िया रहा, दिवाली की वजह से काफ़ी बढ़िया सेल्स हुई। टीवीएस मोटर कंपनी, हीरो मोटर, रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी है आइशर मोटर। ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। इनकी डोमेस्टिक सेल्स बहुत अच्छी बढ़ी है, 13 से 26% की ग्रोथ है। कंज्यूमर डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है सीज़न टू व्हीलर के लिए। बजाज ऑटो, इन्होंने बस एक डिक्लाइन दिखाया है डोमेस्टिक नंबर्स में। फेस्टिव बूम के बाद भी बजाज की सेल्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं होती नज़र आई। टीवीएस मोटर ने सबसे बढ़िया ग्रोथ दिखाया है, 13% का जो डोमेस्टिक सेल्स में आया है इनके। कंपनी ने करीब 3,90,000 गाड़ियाँ बेची हैं एज़ कम्पेयर टू 3,45,000 सेम मंथ लास्ट ईयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी ना टीवीएस के 45% का जंप है। यस, 45% जंप है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में टू व्हीलर में जो दम दिख रहा है ना हमें, फोर व्हीलर व्हीलर में कहीं न कहीं वो नज़र नहीं आ रहा। स्पेसिफिकली अगर आप देखें इंडियन मार्केट में, जहाँ टू व्हीलर एक बेटर अल्टरनेटिव लगता है इलेक्ट्रिक के लिए रादर देन फोर व्हीलर। दुनिया की जो लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है वो है हीरो मोटोकॉर्प। उन्होंने भी बढ़िया शो दिखाया है फेस्टिवल सीजन में, 17.5% का इंक्रीज है डोमेस्टिक सेल्स में। कंपनी ने 6,57,400 यूनिट्स बेची हैं अक्टूबर में ग्रैंड एंड फेस्टिवल ट्रस्ट कैंपेन के द्वारा। तो काफी बढ़िया यहाँ सेल्स हमें नजर आ रही है। रॉयल एनफील्ड, आप देखते हैं रॉयल एनफील्ड की कितनी सारी गाड़ियां हैं, सारी की सारी 350 650 सीसी में आती है। 26% का ग्रोथ नजर आया डोमेस्टिक सेल्स में। 1,01,886 मोटरसाइकिल बेचे इन्होंने जो पिछले अक्टूबर 80,958 थे। तो ये हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स है रॉयल एनफील्ड के लिए। और क्लासिक और नए मॉडल जो लॉन्च हुए हैं वो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। तो आप देखिए इंडिया में बड़ी जो महँगी मोटरसाइकिल्स हैं ना, इनके भी डिमांड काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग सस्ती मोटरसाइकिल्स खरीदना चाह रहे हैं या 100 सीसी या 50 सीसी की मोटरसाइकिल्स ले रहे हैं, नहीं। ये कहना बहुत ही गलत होगा। लोग अच्छी खासी महँगी लाखों की जो मोटरसाइकिल्स हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यहाँ पे इनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं। तो कंज्यूमर डिमांड, मैं यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड की बात करना चाहता था कि किस तरीके से हम लोग बोल रहे थे कि कंज्यूमर डिमांड का जो डेटा है ना, ये थोड़ा वरीसम है, यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है। लेकिन फेस्टिवल सीज़न को देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया में कंज्यूमर सेंटिमेंट कहीं न कहीं ज़्यादा कम है। काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और बस अगर नवंबर, दिसंबर में भी हमें डेटा अगर ठीक-ठाक मिला तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी वापस से पिकअप कर चुकी है और टेंशन वाली कोई बात नहीं। रुपी फॉल्स टू न्यू लो ऑन एफपीआई सेल ऑफ, राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। कई लोग सोचते होंगे कि न्यूज़ आ रहा है यार कि रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट गिर गया। आज रुपया मजबूत हो गया, बढ़ गया। तो ये कैसे मजबूत हो रहा है और कमज़ोर हो रहा है? और ये डेली कैसे हो जा रहा है? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वज़ह से रुपया कमज़ोर हो जाता है डॉलर के अगेंस्ट, फिर मजबूत भी हो जाता है डॉलर के अगेंस्ट? कुछ तो फैक्टर्स होंगे, राइट? तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये फैक्टर्स। इस वक़्त क्या है? रुपया जो है 84.12 पर डॉलर हो चुका है। मतलब 1 डॉलर को बाय करने के लिए आपको अब लगेंगे 84.12 रुपीज़, ठीक है? तो ये अब डॉलर हमारा महँगा हो गया है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पहले देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ रीज़न्स हैं इसके। रीज़न्स क्या है? देखिए यहाँ पे ओवरऑल तो देखिए हम कहीं भी डिमांड एंड सप्लाई ही देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई से ही रुपए का जो दाम है वो बढ़ता है और घटता है। लेकिन डिमांड और सप्लाई को क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती है, ये जानना ज़रूरी है। तो ये जानेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डोमेस्टिक इक्विटी बेची है। मतलब हमारी जो शेयर बाज़ार है, शेयर मार्केट में जो कंपनीज़ हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वो कंपनीज के शेयर्स बेचे हैं
और जब वो बेचते हैं तो वो पैसा बाहर लेकर जाते हैं विदेश, तो क्या करते हैं, रुपए में बेचा, फिर रुपए से उसे डॉलर में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए डॉलर खरीदा, रुपए को बेचा, राइट? डॉलर को खरीदेंगे और सेल क्या करेंगे? रुपए को। अगर आप पैसा बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो यही हुआ जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई, राइट? ये डिमांड बढ़ गई है और इसकी डिमांड क्या हुआ? इसका डिमांड घट गया है। तो डिमांड सप्लाई की वजह से जो बाय हो रहा है, उसकी प्राइस बढ़ेगी, जो सेल हो रहा है, उसकी प्राइस घटेगी। एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि आरबीआई ने इंटरवीन किया यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे ज़रूर इंटरवीन करता है और डॉलर सेल किया उन्होंने। डॉलर सेल करने से क्या हुआ? डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। अब एक बड़ी एंटिटी आई यहाँ पे, क्या हुआ देख कर के आरबीआई आई और आरबीआई ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं सेल करूंगा डॉलर, क्योंकि सब लोग क्या बाय कर रहे हैं? डॉलर। तो जब आरबीआई डॉलर सेल करेगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका दाम भी घट जाता है, ज्यादा सप्लाई है, राइट? एंड यहाँ पे जो ये डिमांड बढ़ रही थी, बाय है, इसी को कॉम्पनसेट करने के लिए आरबीआई यहाँ पे क्या कर रहा है? डॉलर को सेल कर रहा है। तो इस तरीके से ये कॉम्पनसेट करता है, यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करता है आरबीआई। दूसरा एक रीजन है राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस फर्दर वेटेड ऑन रुपी। क्रूड के दाम बढ़े 1.5%, तो कहा जा रहा है कि क्रूड जो हम लोग है सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जब बाहर से कुछ आप इंपोर्ट करो तो वो डॉलर में पे करना होता है। तो सेम प्रॉब्लम, डॉलर को बाय करेंगे, रुपए को सेल करेंगे, जिसकी वजह से हमारा रुपया यहाँ पे कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा। तो जब भी आउटफ्लो होता है, ठीक है, रुपया में, डॉलर्स में, तो क्या होता है? रुपए गिरता है। और क्रूड ऑयल के दाम जब बढ़ते हैं तो हमारा इंपोर्ट, तो हम क्रूड ऑयल पहले जितना ही कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट बिल बढ़ जा रहा है, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे रुपए पे काफी फर्क पड़ रहा है। एक डॉलर इंडेक्स करके भी एक इंडेक्स है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स। एंड एशियन करेंसीज में मजबूती आने की वजह से डॉलर करेंसी स्ट्रेंथन हुआ है टू 103.77 अगेंस्ट 103.95। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स क्या होता है कि यहाँ पे करीब 13 करेंसीज है जहां तक मुझे ध्यान है, और एक बास्केट बना हुआ है इनका, और ये देखते हैं कि ये पूरे बास्केट के अगेंस्ट डॉलर को कंपेयर किया जाए अगर, तो कंपैरिजन में क्या होता है? ये मजबूत हो रहा है या ये कमजोर हो रहा है? आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे, और ये है फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है नेट सेलर बन गया है डेट में। देखिए, इंडिया में हम बोलते हैं कि शेयर बाजार में फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं शेयर मार्केट में और इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं, इनकी इनकी सबसे बड़ी जो इन्फ्लो हुई है वो हमारे डेट मार्केट में हुई है। आप बोलेंगे ये क्या चीज है यार, डेट मार्केट क्या है? देखिए, इंडिया में आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे एक होता है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में क्या होता है? फिक्स्ड इनकम जैसे कि एफडी, राइट? लेकिन सिर्फ एफडी थोड़ी है खरीदने के लिए, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। आप एचडीएफसी में एफडी करने की जगह पे एचडीएफसी के बॉन्ड्स भी बाय कर सकते हैं, आपको पता है? तो जब ये बॉन्ड्स आप बाय करते हैं तो आप डेट इंस्ट्रूमेंट बाय कर रहे हैं, आप उधार दे रहे हैं एचडीएफसी को, उसके जगह पे एचडीएफसी आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ये भी बाय करते हैं हमारे बॉन्ड्स भी, लेकिन उन्होंने अभी डोमेस्टिक जो डेट है वो सेल किया है फर्स्ट टाइम सिंस द इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडिसेस। करीब 4,500 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग की है डेट में, मतलब एक तरीके से बॉन्ड्स को बेचा है इन्होंने जो पहले बाय किया था। तो ये जो है सेकंड इंस्टेंस है इस कैलेंडर ईयर जहां पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो नेट सेलर्स हैं, मतलब नेट बायर थे इस साल, लेकिन ये दूसरा महीना है जहां पे नेट सेलर है, और करीब 11,200 करोड़ के बॉन्ड्स को उन्होंने बेच दिया है। तो बॉन्ड्स का आई होप सबको मतलब समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड्स बेसिकली, आपको मैं बोलूं कि एक काम करो, ये सर्टिफिकेट मेरे से बाय कर लो, ये सर्टिफिकेट, एंड इस सर्टिफिकेट पे लिखा है कि ये 100 रुपए का बॉन्ड है, इस पे मैं 12% आपको पर एनम जो है यील्ड दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो क्या होगा, आप अगर इसको बाय कर लोगे तो आपको खर्चा कितना आएगा? 100 रुपया, और आपको मिलेगा कितना मेरी तरफ से? 12 रुपया। बस ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट भी इशू करती है, और कॉर्पोरेट तो इशू करते ही है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो बॉन्ड इशू करती है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं खास। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे सेलिंग प्रेशर की। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया में एफपीआई बाहर जा रहे हैं। एफपीआई क्या होते हैं भाई? एफपीआई फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोला जाता है इन्हें। और ये बाहर जा रहे हैं, मतलब ये बाहर के ही हैं, ठीक है? जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहा जाता है। तो अनसर्टेनिटी ने कंट्रीब्यूट किया है वॉलेटिलिटी में इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में सो फार इन 2024-25। अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं आगे क्या हो सकता है, राइट? अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है, जब आपको पता नहीं आगे क्या हो सकता है तो आप डर जाते हो, तो वॉलेटिलिटी आती है। वॉलेटिलिटी का मतलब अप एंड डाउन। जैसे आप देखते हैं समुद्र में बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं तूफान के वक्त,
तो मार्केट में भी ऐसे ही जब तूफान आता है ना, इसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है बड़ी तेजी से। एक रेंज में बड़ी तेजी से ऊपर नीचे जब होता है मार्केट, उसे बोला जाता है वॉलेटाइल मार्केट। और ये बात हो रही है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स की। तो जो एटीट्यूड है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, उसने अफेक्ट किया है मार्केट को हमारे, ठीक है? अप्रैल से अगर आप देखेंगे, एफपीआईज़ ने करीब-करीब 8,644 करोड़, ठीक है, की इक्विटी बेच दी है इंडिया में, नेट सेलर रहे हैं अंटिल नवंबर 4। लेकिन ये सेलिंग जो है 3 स्पेसिफिक मंथ्स में आई है सबसे ज्यादा। जैसे अक्टूबर में 94,000 करोड़ की, फिर 25,000 करोड़ की सेलिंग आई मई में, और 8,671 करोड़ की आई अप्रैल में। तो सेलिंग अप्रैल से मई में इंडिया के जनरल इलेक्शंस के टाइम से कंसाइड कर रही है, राइट? जनरल इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने बेचा, और देखोगे जब रिजल्ट आए जनरल इलेक्शंस के, तो करीब 10% मार्केट नीचे था। तो ऑन गोइंग यूएस इलेक्शंस थे, वो भी एक फैक्टर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन से थोड़ा डर लगता है इन्हें भी कि पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा, यू नेवर नो, ये लोग भी डरते हैं, राइट? यूएस में भी इलेक्शन है, फिर इंडिया में भी इलेक्शन है। तो इट्स वेरी हार्ड टू नेविगेट इस टाइम पे। इनको लगता है यार प्रॉफिट तो हो ही रहा है, मार्केट 50% ऊपर है पहले से, तो बेच दो, राइट? वापस से एंट्री कर लेंगे, ऑलरेडी 50% कमा चुके हैं। तो कुछ जो एफपीआईज हैं वो फेंस सिटिंग कर रहे हैं फॉर द आउटकम ऑफ फेडरल रिजर्व मीटिंग। इस वीक फेडरल रिजर्व की भी मीटिंग है। फेडरल रिजर्व में बता दूं, आरबीआई जैसे हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस में फेडरल रिजर्व है, और ये डिसाइड करने वाला है कि ब्याज दर यूएस में घटने चाहिए या बढ़ने चाहिए फिर से। तो ये तो नहीं डिसाइड करने वाला है कि बढ़ने चाहिए, लेकिन ये डिसाइड करने वाला है घटने चाहिए, और कितने घटने चाहिए, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.25% या 0.5%। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स का मतलब आपको समझा दिया है मैंने, इनका यील्ड मतलब जो आपको मिलता है बॉन्ड्स पे, वो बढ़ गया है रिसेंट वीक्स में। एंड जो पोजीशन है फेडरल रिजर्व का, बहुत क्रूशियल रहने वाला है कि फेडरल रिजर्व क्या करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है, ना कि सिर्फ एफपीआई, वो बड़े कॉशियस हो गए हैं, डर गए इस टाइम पे इंडिया के एक्सपोजर से, क्योंकि एनर्जी एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहा है। और एनर्जी प्राइसेस बढ़ना ना इंडिया के लिए कभी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए। तो होता ये है ना, देखिए आप, कि एनर्जी अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंपोर्ट बिल बढ़ने से अभी हमने क्या डिस्कस किया, रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये हेडलाइन था। तो सीख गए आप कि कैसे यूटिलाइज करना है इसे। जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा इंडिया का, तो हमारे रुपया ऑलरेडी वीक होने लग जाएगा। बहुत ये एक कैटलिस्ट बन जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, ठीक है? वही पैसा फिर हम क्रूड ऑयल खरीदने में खर्च करते हैं, जो हम खर्च कर सकते थे दूसरी चीजों में। एंड एनर्जी कहीं भी महंगी हो जाए ना, डेवलपमेंट और काम करने की कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। आज ही अगर पेट्रोल के दाम 20 रुपए बढ़ जाए हमारी इकोनॉमी में, तो आप देखिए हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, राइट? तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टेबल होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा घट जाए, लेकिन स्टेबल तो रहे कम से कम। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो ओपिनियन पोल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि काफी क्लोज लड़ाई है कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की। एंड यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कौन जीतने वाला है। दोनों साइड के चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि कोई पोल कुछ दिखा रहा है, कोई पोल कुछ दिखा रहा है। एंड पोल को हमने गलत होते हुए भी बहुत ज्यादा देख लिया है, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के टाइम पे सारे पोल से कहा था कि क्लिंटन ही जीतेगी, एंड बिल्कुल उल्टा हुआ था इसका। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज फिर अलग है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो यहाँ पे काफी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अलग अलग जो ट्रीटीज हैं, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो है, वहां से यूएस के कमिटमेंट कम हो सकते हैं, राइट? क्लाइमेट कंट्रोल से यूएस अपने आप को निकाल सकता है अग्रीमेंट से। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को ये वापस से वहां रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं करने को, अगर वो करने पर आ गए तो बहुत चेंजेस होंगे बड़े बड़े। और किसी को कुछ पता नहीं कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, नोबडी कैन रियली से, ठीक है? तो ये जो ट्रेंड है, ये अफेक्ट करता है सेंटिमेंट, और करेक्शन जो है इसकी वजह से निफ्टी अब 9% नॉक ऑफ हो चुका है पिछले 5 हफ्तों में। एंड ज्यादा अगर सेलिंग आई, तो इससे क्या होगा, सेंटिमेंट चेंज होगा लोगों का, और लोग थोड़ा डरेंगे भी। ग्रोथ स्टोरी नीड्स स्टील, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक एडिटोरियल की, ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है, ठीक है? एंड जो गुड न्यूज है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, वो ये है कि जो स्टील इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों, इनके बड़े बिग टिकट प्लान्स हैं इंडिया में, बड़े प्लान्स हैं, ठीक है? स्टील इंडस्ट्री में एक तो ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, मतलब लेट्स से ये 100 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, इसको ये बढ़ाना चाहते हैं। ये ग्रीन फील्ड फैसिलिटीज भी सेटअप करना चाहते हैं। पॉस्को, आपने नाम सुना होगा, कई लोगों ने जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये दुनिया का 7वां लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। एंड इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ, जहां ये 5 मिलियन टन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सेटअप करेंगे क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में ऑफ ओडिशा। एंड कपल ऑफ इयर्स अगो, कुछ साल पहले, साउथ कोरियन स्टील मेजर ने एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट भी किया था अडानी ग्रुप के साथ कि स्टील मिल बनाएंगे, कहां पे, मुंद्रा में, गुजरात में। लेकिन इस पे कोई प्रोग्रेस अभी हुआ नहीं है, जो अडानी ग्रुप के साथ इनका नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था।
अब क्या हुआ है, एक सेकंड कमिंग होगा पॉस्को के लिए ओडिशा में और ये अनसक्सेसफुल था पहले 12 आप देखिए मिलियन टन का ये सेटअप करना चाह रहे थे प्लांट पारादीप में लेकिन ये नहीं हो पाया। और इनके जो पार्टनर है जेएसडब्ल्यू इनके इंडिपेंडेंट प्लांट खुद के हैं 13.5 मिलियन के करीब मिलियन टन के प्लांट सेटअप करने के लिए एंड जो ये लैंड था ये अब एलोकेट कर दिया गया है पॉस्को। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट स्टील पॉसिबल है नहीं। तो स्टील इंडस्ट्री जो है एसोसिएटेड है विद सेपिया टिंटेड इमेजेस ऑफ डिकेइंग रस्ट बेल्ट्स और स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज ऑफ बाइगॉन इंडस्ट्रियल एरा। लेकिन ये दिस इज फार फ्रॉम ट्रुथ क्योंकि डिस्पाइट जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है जो अभी तक हुई है हम फेस करते हैं मटेरियल्स में जो भी रेवोल्यूशन आया है स्टील इज नॉट पास इट्स कंजम्पशन स्टिल रिमेन्स एन इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टील अभी भी पुराना नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी उसकी बहुत ज्यादा आउटडेट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है और स्टील की डिमांड बढ़ना अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। स्टील के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया एक ग्लोबल स्टील पावर बन सकता है अगर अपने क्रूड स्टील कैपेसिटी को ये बढ़ा दे इन लेस देन अ डेकेड टू 300 मिलियन टन पर एनम एंड यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी आ रहे हैं, इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। देखिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीन टेक्नोलॉजीज बड़ी तेजी से आ रही हैं। अब जितनी भी स्टील कंपनीज हैं वो फोकस कर रही है कि इसी तरीके से ग्रीन बना जाए स्टील मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को एंड जेएसडब्ल्यू भी यहाँ पे डेवलप करेगा सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। इनके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे कैप्टिव यूज ऑफ स्टील प्लांट के लिए एंड पॉस्को है वो इंटरेस्टेड है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। जो भी उनके फ्रस्ट्रेटिंग एफर्ट्स रहे हैं पहले ग्रीनफील्ड फैसिलिटी सेटअप करने के लिए कुछ फेलियर्स इन्होंने फेस किया है बट स्टिल ये इंडिया में आना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी इंडिया में चैरिटी के लिए नहीं आता है अपने देश को छोड़ करके इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और अपना प्रोडक्ट्स को सेटअप करने के लिए। उसे लगता है कि यहाँ पे वो दुनिया के बाकी हर जगह से ज्यादा पैसा कमा सकता है, वो तभी आएगा, राइट। इट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। जब आप बिजनेस को एनालाइज करते हैं ना बड़ा इजी होता है क्योंकि बिजनेस बड़े ऑनेस्ट होते हैं इस चीज में। वो आपके पास तभी आएंगे जब पूरी दुनिया में उन्हें लगेगा वो सबसे बेटर पैसा यही कमा सकते हैं, सबसे स्टेबल यही रह सकते हैं। तो पॉलिसी एनवायरनमेंट जो है हमें इस तरीके से इंडिया में बनाना होगा कि हम इंसेंटिवाइज करें इन्हें कि ये ग्रीन फील्ड स्टील फैक्ट्रीज बनाए, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि हम ये जो करना चाहते हैं हम इन्हें वो करने दें। ये इंपॉर्टेंट। पॉस्को के पहले भी अनसक्सेसफुल एफर्ट्स रहे ओडिशा में, ठीक है, प्रोटेस्ट मूवमेंट भी रहा इंडिया में बाय द लेफ्ट। तो ये एक प्रॉब्लम भी रहा है इंडिया में जो प्रोटेस्ट है कई बार। वी नो कि एनवायरमेंट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है बट जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है इस टाइम पे दुनिया का जो सबसे बड़ा यूथ है ये एसेट तभी है जब आप इनको स्किल्स दोगे और इनको आप काम पे लगाओगे। नहीं तो बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बट वो ड्रग एडिक्ट है या फिर वो क्राइम में इन्वॉल्व है एंड तो ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि हो सकता है हम शॉर्ट टर्म में एनवायरमेंट को डैमेज भी करें बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे बी हम उसे कॉम्पनसेट कर पाए अगर हम अच्छी तरीके से करते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म में अगर हम लोगों को मदद करने की सोचेंगे तो तब तक शायद उनकी एज निकल जाएगी। अगर आप बोलोगे कि डेवलपमेंट 50 साल बाद आएगा चलेगा बट लेट्स नॉट डैमेज इन्वायरमेंट, तो 50 साल बाद वो लोग बूढ़े हो चुके होंगे। एक पूरी जनरेशन को आप पॉवर्टी में डाल दोगे। वी हैव टू रियली बैलेंस कि जो प्रोटेस्ट है और ये सारी चीजें हैं इनको हम थोड़ा बैलेंस करें, ठीक है, ये एक्सट्रीम ना हो कभी भी। एंड काफी सारी चीजें मैं भी देखता हूँ एनवायरमेंट के बारे में जो काफी फील होता है बट दिस इज अ हार्ड स्टेप, हार्ड डिसीजन हमें लेना होगा। हमें एनवायरमेंट को शॉर्ट टर्म में डैमेज करना होगा अगर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स हम इसके रीप कर पाए, हमारे पॉपुलेशन को फायदा मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।